जर्नल के इस लेसन में हम लोग जानेंगे कि स्टॉक अकाउंट को हम लोग कितने भागों में सब डिवाइड करते हैं। इसके अलावा जर्नल की फॉर्मेट क्या होती हैं और कुछ महत्वपूर्ण जर्नल एंट्रीज को भी हम लोग स्क्रीन पे देखेंगे किस प्रकार से वो एंट्री होती है। साथ ही साथ जर्नल में डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को भी शॉर्ट में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस संबंध में डिटेल चर्चा अन्य लेसन में की जा चुकी है। आपके स्क्रीन पर मेरे क्रीडेंशियल्स हैं और आने वाले समय में अनअकैडमी पर और बेहतरीन कार्य करने के लिए मैं तत्पर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मुझे लगभग 12 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस है। अकाउंटेंसी, कॉस्ट, ऑडिटिंग, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, इनकम टैक्स, इन चीज़ों की तो मैं प्रयास हमेशा करता हूँ कि जो कुछ भी मैंने सीखा है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी जो मैंने काम किया है, वहाँ से जो जानकारी मिली है मुझे, उसको आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँगा अपने लेसन्स में। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अब हम सामने देख रहे हैं कि स्टॉक अकाउंट लिखा हुआ है और आप जान लीजिए कि स्टॉक अकाउंट जो है वो होता क्या, एक्चुअल में स्टॉक क्या होता है। हम लोग जो व्यवसाय में जिस सामान की खरीद और बिक्री करते हैं वह सामान ही स्टॉक कहलाता है। और इसमें बहुत लोगों का बहुत सारे शिक्षकों का मत होता है कि हम जब भी माल खरीद रहे हैं या बिक्री कर रहे हैं तो गुड्स अकाउंट के थ्रू सारे ट्रांजैक्शंस करें, लेकिन मेरा मानना है गुड्स अकाउंट के थ्रू सारे ट्रांजैक्शंस करें, लेकिन मेरा मानना है कि यह हमेशा उचित नहीं है। गुड्स अकाउंट के थ्रू अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक समय अवधि के बाद आप जो अकाउंटेंसी की मूल भावना है उसको पालन ही नहीं कर पाएंगे। 1 महीने के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि इस संस्था में कितना खरीदारी हुआ पूरे महीने में, कितनी बिक्री हुई, कितना रिटर्न हुआ, आप नहीं बता पाएंगे। इसीलिए बेहतर है कि आप संबंधित जो भी ट्रांजैक्शन है उसके नेचर के अनुसार जो गुड्स अकाउंट है या स्टॉक है उसको आप अलग अलग भागों में विभक्त करें। तो पहला है परचेजेज अकाउंट, जो आपके स्क्रीन पर है। इसमें आप देखेंगे कि जब भी माल आप खरीदते हैं व्यवसाय में, अब खरीदने का मतलब ये नहीं कि हमने जो इस्तेमाल करने के लिए कोई संपत्ति खरीदी। जैसे मान लीजिए आपने फर्नीचर को इस्तेमाल करने के लिए ख़रीदा, तो वो आपका गुड्स की श्रेणी में नहीं आएगा। यूजेबल गुड्स आप परचेज या सेल्स की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। आप केवल वह सामान जो आप बिक्री करने के लिए आपने ख़रीदा है वही परचेज में आएगा। अगर यूज करने के लिए आपने कोई सामान खरीदा है तो वह परचेज में नहीं आएगा, परचेज अकाउंट में उसकी अकाउंटिंग नहीं होगी। अब बात करें, अब तो ये स्पष्ट हो गया कि कोई भी गुड्स कब परचेज होगा, कब सेल होगा। तो अब सवाल है कि परचेज कब होगा। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जब भी आप कोई व्यापारी किसी मूल्य पर, तय मूल्य पर या नगद में अथवा उधार में कोई सामान बिक्री करने के उद्देश्य से खरीदता हो तो यह परचेज कहलाता है। और इस तरह के लेन देन को हम लोग परचेज अकाउंट के रूप में डिनोट करते हैं। अब डिपेंड करता है कि परचेज जो है वो कैश भी हो सकता है, इसके अलावा क्रेडिट भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है किस बुक्स, ओरिजिनल बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में उसकी एंट्री होगी, वो दूसरे लेसन में आप जान चुके हैं। अगर नगद खरीद है तो कैश बुक में, उधार खरीद है तो परचेज बुक में। उसी प्रकार सेल्स, जब भी माल हम बिक्री करते हैं तो गुड्स अकाउंट यूज़ नहीं करके हम लोग सेल्स अकाउंट यूज करेंगे। और ध्यान दीजिए, सेल्स हमेशा डेबिट होता है।
और परचेज हमेशा क्रेडिट ही होगा। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, जब मान लीजिए आप डोनेशन देते हैं माल के रूप में, फ्री सैंपल बांटते हैं, उस केस में परचेज क्रेडिट होता है, अदरवाइज नॉर्मली खरीदने पर परचेज डेबिट अकाउंट होता है। इसके अलावा जब भी माल हम जो हमने खरीदा है, अगर वो हम रिटर्न कर रहे हैं अपने क्रेडिटर को, तो वह हम परचेज रिटर्न अकाउंट के रूप में इस्तेमाल करेंगे। और जब बेचा हुआ माल हमें वापस प्राप्त होता है कस्टमर से, तो वह सेल्स रिटर्न अकाउंट के रूप में यूज होगा। वर्ष के प्रारंभ में जो स्टॉक अपने पास रहता है बचा हुआ, वह ओपनिंग स्टॉक के रूप में हम रिकॉर्ड करते हैं। और वर्ष के अंत में जो स्टॉक हमारे पास बच जाता है, वर्ष के अंत में से हमारा तात्पर्य है जो अकाउंटिंग पीरियड है वो उसका अंतिम तिथि। तो भारत में सामान्य रूप से जो अकाउंटिंग पीरियड है वह 1 अप्रैल से लेकर के अगले वर्ष के 31 मार्च तक होती है। अब आप देखेंगे कि रूल्स फॉर जर्नलाइजिंग जो है सामने स्क्रीन पर है, जिसमें आप देखेंगे कब किसी अकाउंट को डेबिट करें, कब क्रेडिट करें। इसके लिए हमने लेसन 1 एवं 2 में इसको बताया है। शॉर्ट में समझें, जब कैश हमारा बढ़ता है तो डेबिट करें, घटता है तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करें। जो दूसरा अकाउंट है इसके वाइस वर्सा में हो जाएगा, यानी इसके ठीक उल्टा। अगर कैश हमारा डेबिट हुआ तो जो सेकंड अकाउंट है क्रेडिट होगा, कैश अगर हमारा क्रेडिट होगा तो जो दूसरा अकाउंट है वो डेबिट होगा। उसी प्रकार अलग अलग नियम हैं एसेट्स के, एक्सपेंस के, लायबिलिटीज़ के और रिसीवर गिवर, ये सब मिक्स करके हैं। तो इसे हमने अलग लेसन में पूरा बताया है। इसके अलावा जब हम किसी ट्रांजेक्शन को डील कर रहे होंगे तो उस समय भी इसकी चर्चा ज़रूर करेंगे। अब आप देखेंगे कि फॉर्मेट क्या होता है जर्नल का। जो जर्नल आप तैयार कर रहे हैं उस जर्नल की फॉर्मेट क्या होती है, उसको मिला करके 5 कॉलम होते हैं। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कुल 5 कॉलम जर्नल के हैं। इसलिए सबसे पहले उसमें जो है ऊपर में लिखा रहता है इन द बुक्स ऑफ XYZ, ये वाला जो प्लेस है इन द बुक्स ऑफ XYZ, यानी कि जिस भी संस्था की जर्नल एंट्री हो रही है उस संस्था का नाम ऊपर में होगा। जैसे इन द बुक्स ऑफ राम ट्रेडर्स, इन द बुक्स ऑफ मोहन ज्वेलर्स, इन द बुक्स ऑफ PC ज्वेलर्स, ये सब रहेंगे। और अब है ये है क्या, तो जर्नल एंट्रीज हैं, इसलिए इस पर नीचे में हेड रहेगा जर्नल एंट्रीज। अब बात करें, हमारा 5 कॉलम है। पहला डेट, दूसरा पार्टिकुलर्स, तीसरा LF, चौथा डेबिट अमाउंट, पांचवा क्रेडिट अमाउंट। डेबिट को शॉर्ट में हम लोग एब्रीविएटेड फॉर्म में DR डॉट लिखते हैं, लेकिन इसको DR नहीं कहेंगे, इसको डेबिट ही कहेंगे। और क्रेडिट को CR डॉट लिखते हैं, लेकिन इसको हम लोग क्रेडिट ही कहेंगे, क्योंकि एब्रीविएटेड फॉर्म लिखने के लिए होता है, बोलने के लिए नहीं। जैसे डॉक्टर को DR तो नहीं कहेंगे ना, डॉक्टर ही बोलते हैं, लेकिन DR डॉट रहता है एब्रीविएटेड फॉर्म। तो अब सवाल है, ये 5 कॉलम आपके सामने हैं। डेट, इसकी आवश्यकता क्या है? तो इसकी आवश्यकता ये है कि जब कोई भी ट्रांजैक्शन जिस डेट को घटित हो रही है वह डेट हम वहाँ सामने में लिखेंगे। पार्टिकुलर्स का मतलब है कि ट्रांजैक्शन क्या घटित हुई है, उस ट्रांजैक्शन को हम इस कॉलम में लिखेंगे। और इसी में हम लोग यह डिसाइड करेंगे कि कौन सा अकाउंट हमारा डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो जो डेबिट होगा उसको हम लोग ऊपर में लिखते हैं। जैसे मोहन का अकाउंट डेबिट हुआ तो मोहन अकाउंट डेबिट, और कैश अकाउंट यहाँ पे 2 कैश अकाउंट लिखा गया है। 2 डिनोट करता है क्रेडिट को, यानी 2 स्टैंड्स फॉर क्रेडिट। और नीचे आप देखेंगे यहाँ पे एक नरेशन लिखा हुआ है। तो ये एक्चुअल में क्या है कि यह सामान्य भाषा की व्याख्या है कि यह घटना वास्तव में क्या घटी है। बीइंग कैश पेड टू मोहन, यानी मोहन को
500 रुपये जो भुगतान हुए हैं, यह उसी की जर्नल एंट्री है जिसमें मोहन अकाउंट को डेबिट किया गया, क्योंकि मोहन रिसीवर है इसलिए मोहन को डेबिट किया गया, और कैश नाम का एसेट हमारा घट गया इसलिए इसे हमें क्रेडिट करना पड़ा, या कैश रियल अकाउंट है जो गोज आउट हो गया, बाहर चला गया, इसलिए इसको क्रेडिट की। अब यहाँ पर एक आप देखेंगे LF लिखा हुआ है, तो आगे चल करके आप जानेंगे कि जो जर्नल एंट्रीज होती है इसको संबंधित लेजर अकाउंट में पोस्ट करना पड़ता है। मोहन की जो एंट्री है वो मोहन के पर्सनल अकाउंट में पोस्ट होगी, कैश की जो एंट्री है वो कैश अकाउंट में जाकर के पोस्टिंग होगी। तो उस कैश पोस्टिंग वाले लेजर में कितने नंबर पृष्ठ पर और कैश के कितने नंबर पेज पर हमने दर्ज किया, ताकि हमें रेफरेंस मिल सके, क्रॉस रेफरेंस। अगर हमें जांच करना हो, चेक करना हो, तो आसानी से हम उस जगह लेजर के पृष्ठ संख्या में जाकर के चेक कर सकते हैं। और लेजर के पृष्ठ संख्या में इस जर्नल का पृष्ठ संख्या लिखा रहता है, यानी JF, जो हम बाद में इस पर चर्चा करेंगे। अब जो आप देख रहे हैं मोहन से अकाउंट डेबिट हुआ, तो डेबिट अमाउंट वाले कॉलम के सामने में उसका 500 रुपये हमने लिख दिया, और क्रेडिट वाले कॉलम में हमने टू कैश अकाउंट के सामने क्रेडिट वाले कॉलम में 500 लिख दिया। कभी कभी मल्टीपल डेबिट या मल्टीपल क्रेडिट होते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग उस संबंधित कॉलम में एंट्री करेंगे। यही जो है हमारा जर्नल का फॉर्मेट है। अब जैसे जैसे मान लीजिए इसमें ट्रांजैक्शंस बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम लोग यहाँ पे फिर आगे इसमें सेकेंड कॉल रॉ, थर्ड रॉ, फोर्थ रॉ, इस तरह से हम लोग बढ़ते जाएंगे। ये जर्नल का फॉर्मेट है। और क्यों हम लोग एक पांचों कॉलम में हमने डिस्कशन भी कर लिया कि किस कॉलम का क्या महत्व है और किस प्रकार से इसमें एंट्रीज की जाती है। अब आप देखें कुछ स्पेशल जर्नल एंट्रीज, सम स्पेशल जर्नल एंट्रीज, कि कुछ लेन देन ऐसे हैं जो सामान्य रूप से आप घटित होते हैं बिजनेस में, और कुछ स्पेशल भी हैं। वो कैसे हम लोग उसका जर्नल एंट्री करेंगे, किस अकाउंट को डेबिट करेंगे और किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। जैसे बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, इसमें आप जानेंगे कि कैश हमारा क्या हुआ, कैश में वृद्धि दर्ज हुई है, कैश बढ़ा है, इसलिए कैश को हम डेबिट करेंगे। टू कैपिटल अकाउंट हमने लिखा, यानी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया गया। अब कैपिटल अकाउंट क्यों यूज हुआ, क्योंकि जो गिवर है वह कौन है, जो व्यवसाय का मालिक है, और व्यवसाय का मालिक के लिए हमारा जो अकाउंट है वो है कैपिटल अकाउंट। इसका हमने दूसरे लेसन में भी डिस्कस किया है। और व्यवसाय के मालिक के जब भी समझ लीजिए कि आप कैपिटल जब भी बढ़ेगा व्यवसाय में तो हमेशा क्रेडिट होगा, और जब भी कैपिटल घटेगा तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना होगा। दूसरी एंट्री है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, नगद में खरीदा। तो आपने पहले जाना है कि परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट ही होता है, और ऐसे भी जब माल हमने खरीदा तो हमारे यहाँ बढ़ गया है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन वाला जो फॉर्मूला है उसे यूज करते हुए हम लोग परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला जो फॉर्मूला है, यानी कैश हमारा घट गया इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और उसके नीचे नरेशन बीइंग लिख करके हम नरेशन लिखेंगे। अब नरेशन में भी बहुत लोगों को तकलीफ होती है कि कैसे लिखा जाए, इंग्लिश का सेंटेंस है, तो बड़ा सिंपल सा इसका फॉर्मूला है। आप बीइंग लिख करके जो वास्तव में ट्रांजैक्शन है उसी चीज़ को आप उतार दें, यानी इस केस में क्या होगा, बीइंग परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। इस केस में क्या होगा, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। बस बड़ा सिंपल है, इसमें इसको आप फॉलो करें। इसके अलावा अब सेल ऑफ गुड्स, जब भी हम माल बेच रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, नगद में माल बेच रहे हैं तो कैश हमारे पास बढ़ गया इसलिए कैश अकाउंट डेबिट होगा, और माल हमारा घट गया इसलिए टू सेल्स अकाउंट। नरेशन तो बड़ा सिंपल है, आप समझ ही गए हैं। इसके अलावा क्रेडिट सेल्स होगा तो उस पार्टी को हम पकड़ेंगे जिस पार्टी को हमने माल बेचा है, यानी जो हमारा डेटर है, डेटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें
नगद खरीद की कैश परचेज में परचेज अकाउंट डेबिट होगा, कैश क्रेडिट। और अगर उधार हमने खरीद किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट और टू क्रेडिटर्स अकाउंट यानी क्रेडिटर्स को क्रेडिट कर देंगे। आशा है आपको ये वीडियो